हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब पे मैंने ही बहुत सर्च मारा कि हिंसलवुड थ्योरी कहीं से मुझे समझ में आ जाए, है ना। मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है। लास्ट में रिसर्च जनरल पेपर से खोज खाच के ये लेके आया हूँ। और मेरे ख्याल से लगता है कि ये बहुत सिंपल वीडियो होने वाला है, आसानी से समझ में आने वाला है। और इसको आपको हिंसलवुड को क्या करना है, लिंडमान थ्योरी के साथ में ही आपके सिलेबस में पूछा है। हो सकता है 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे। मैंने पहले इसके पहले वीडियो बना दिया है उस पर। अब इसको भी आपको आगे जोड़ना है, तो ध्यान से देखिए, लास्ट तक बने रहिए, है ना। क्योंकि आपको हिंसलवुड थ्योरी जो है आपको समझ में नहीं आएगा यूट्यूब में किसी और वीडियो में। क्योंकि मैं नहीं समझ पाया तो फिर आप लोगों से क्या अपेक्षा करूँ। ठीक है। तो मैं इसको बहुत ईजी तरीके से बना के लेके आया हूँ, कहीं ना कहीं से खोज खाच के। ठीक है। तो आप जो है इस पर लास्ट तक बने रहिए। अब प्लीज़ चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार, है ना। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिलता है तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। अब पसंद आए तो थंब भी दे देना। ठीक है। अंगूठा नहीं मांग रहा हूँ मैं, लाइक मांग रहा हूँ। ठीक है। ये नहीं कि द्रोणाचार्य भाई अंगूठा मांग लिए, है ना, ऐसा नहीं। लिंडमान थ्योरी के फेलियर के बाद, अब यहाँ फेलियर क्यों हुआ, क्योंकि यूनिमोलिकुलर वाला टर्म आके फंस गया। इसके बाद इस थ्योरी को मॉडिफाई करके हिंसलवुड ने एक्सप्लोर किया तथा उन्होंने यह कहा कि मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम लार्ज सेवरल वाइब्रेशन फ्रीडम होता है। लिंडमान ने क्या कहा, लिंडमान ने कुछ कहा ही नहीं, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया ही नहीं। और जो भी डेरिवेशन दिया वो क्या था, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब एक ही दिशा में कोई मॉलिक्यूल गति कर रहा हो, इस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया। ठीक है। लेकिन हिंसलवुड ने बताया कि भाई उसकी गति डिफरेंट डिफरेंट डिग्री में हो सकती है ना। उसका फ्रीडम जो होगा, मोशन का फ्रीडम जो होगा, एस जिससे हम दर्शाते हैं, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है, सेवरल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू लिंडमान 1, अकॉर्डिंग टू हिंसलवुड लार्ज वाइब्रेशनल फ्रीडम। मतलब मॉलिक्यूल क्या करेगा, अगर H2O है तो ये वाइब्रेशन तो कर रहा होगा ना जी। हो सकता है इधर कर रहा है, हो सकता है दोनों हाइड्रोजन नीचे आ गए, इधर वाइब्रेट करना चालू कर दिए। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, इधर से दो हाइड्रोजन ये बन गए, इधर वाइब्रेट करना चालू कर दिए, या हमारे प्लेन पेपर के ऊपर की दिशा में वाइब्रेट करना चालू कर दिए। ठीक है। तो ये ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर सकता है। इसको रोक सकते हो क्या, नहीं ना। सो इनके अनुसार यदि कोई मॉलिक्यूल ए जब दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है तब मॉलिक्यूल एनर्जेटिक हो जाता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंचता। ठीक है। जब एनर्जेटिक हो जाता है, जब उसको एक्चुअल मोड ऑफ वाइब्रेशन जब मिल जाता है, तब क्या होता है, वो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड में कन्वर्ट होता है, तब जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। जैसे मान के चलो ये कोई मॉलिक्यूल है, अब हमको यहाँ बॉन्ड से यहाँ इसमें टूटने वाला ये वाला बॉन्ड। ठीक है। अब वाइब्रेशन, जैसे देखो दो मॉलिक्यूल टकराएंगे, दो मॉलिक्यूल जब टकराएंगे आपस में कोलाइड होंगे, इनकी गतिज ऊर्जा हो सकती है, इसमें ट्रांसफर हो गई गतिज ऊर्जा। इस मॉलिक्यूल की एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसे काइनेटिक एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो गई, यहाँ पे। अब ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को कहाँ, जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिला है उसको कहाँ स्टोर करके रखेगा, आप बताओ कहाँ स्टोर करेगा। स्टोर करने के लिए इसके बॉन्ड जो हैं, इसके बॉन्ड में वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, उसी वाइब्रेशन में क्या करेगा, ये एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। लेकिन कई तरह के बॉन्ड हैं यहाँ पे, कई तरह के वाइब्रेशन होंगे भाई, अलग अलग तरीके से वाइब्रेशन होंगे, समझ रहे हो। लेकिन मॉलिक्यूल एक्साइटेड कब होगा, जब इस वाले बॉन्ड में वाइब्रेशनल एनर्जी पूरी तरह से यहाँ स्टोर हो जाएगी, तब हम इसको क्या कहेंगे, स्टार वाली या एक्टिवेटेड, या इसको मैं हैच से दर्शाया हूँ। वहाँ पे स्टार तो एनर्जेटिक को दर्शाया हूँ, हैच से दर्शाया हूँ, क्योंकि इस बॉन्ड को टूटना है ना, इस बॉन्ड को टूटना है भाई, रिएक्शन यहाँ होनी है। इस बॉन्ड में एनर्जी है तो रिएक्शन नहीं होगा, इस बॉन्ड में एनर्जी है तो रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ है तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब एनर्जी यहाँ आती है तब हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। पहले क्या था, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल था। समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चैनल में ना हर चीज़ को क्लियर किया जाता है। अगर पहले वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को मालूम होगा, बाकी भी वीडियो देखते होगे यूट्यूब में, कंपेयर करके आपको चलना पड़ता होगा। जब समझोगे नहीं तो लिखोगे क्या, है ना। तो समझ लो, 2 मिनट वीडियो लंबा हो जाएगा तो उससे आपको रोना नहीं है। ठीक है। समझ लो मैंने क्या कहा, मॉलिक्यूल एनर्जेटेड हो गया लेकिन एक्टिवेटेड नहीं हुआ। एक्टिवेटेड कब हुआ,
जब रिएक्शन करने के डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हुआ, यही चीज़ आगे भी काम आएगा, ठीक है। तब वो गया हुआ एक्टिवेटेड हुआ, एक्टिवेटेड होके क्या कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। उसको मैं अलग से लिख दिया हूँ, इसको आप K2 कर सकते हो। अब जब हम लिंडमान थ्योरी पढ़ रहे थे तो इसको हमने K3 दर्शाया था, इसको K2 कर दिया था, तो यहाँ पे K-1 कर दिया हूँ K2 की जगह पे। मतलब एक रिवर्स रिएक्शन भी होता था ना, मतलब ये मॉलिक्यूल आपस में टकरा के फिर से ये डीएक्टिवेटेड हो जाते थे, ठीक है, या डी एनर्जेटिक हो जाते थे। दोनों में गतिज ऊर्जा समान आ जाती थी, दोनों फिर इधर उधर गति करने लगते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को समझो, थोड़ा सा समझ के चलो। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को देखो। आप लोग ना केवल नोट्स से मतलब रखते हो। जब मॉलिक्यूल कोलाइड करता है तब ट्रांसफर्ड एनर्जी को कोई भी मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड में स्टोर करता है, अतः इसके स्टैटिकल फैक्टर को हम रेट कांस्टेंट में नेगलेक्ट नहीं कर सकते, यूज करना होगा उसको। एनर्जी पाने पे मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होना इसका एग्जांपल है, ठीक है। चूंकि इन्होंने सजेस्ट किया, अब स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है जी, मुझे लग रहा है गलत ये, ठीक है, किया कि एक्सप्रेशन जो होगा हमारा Z1, क्या है, कोलिजन नंबर, एक्सपोनेंशियल E-E/RT। ये E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को दिखाता है। इसको आप E स्टार से भी दिखा सकते हो, E0 स्टार से भी दिखा सकते हो, है ना। तो इसको रेट में अप्लाई किया जा सकता है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो, लेकिन हमारा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, बहुत लार्ज होती है। मैंने इसी को यहाँ समझाने का प्रयास किया। एक्टिवेशन एनर्जी इन्हीं डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कहने का मतलब क्या है, इसकी वाइब्रेशन करने का जो फ्रीनेस है ना, ये फ्रीली जिधर वाइब्रेशन कर सकता है उसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तथा जब मॉलिक्यूल रिएक्शन पोजीशन में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है। रिएक्शन पोजीशन कहाँ है, मैंने यहाँ मान रखा है, आप यहाँ मान सकते हो, आप यहाँ मान सकते हो, कहीं भी मान लो। जब इस कंडीशन में एनर्जी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में जब होगा ना, तब ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा, जिसको मैंने हैच से दर्शाया है, ठीक है। तब एस को भी लेते हुए हम क्या बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, हम बना ही नहीं सकते, ये तो कौन बनाया यार, क्या नाम से पढ़ रहे हैं, हिंसलवुड है ना, उसने बनाया भाई, फार्मूला डिराइव किया, वो है ये देखो फ्रैक्शन। अब सभी मॉलिक्यूल में ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल में ये हो रहा है। कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन कितना होगा, कितने मॉलिक्यूल में हो रहा है, इतने मॉलिक्यूल में हो रहा है भाई। मतलब ये रहा इसका 1/S-1, एस में हम एक घटा लिए, उसका फैक्टोरियल, एक्टिवेशन एनर्जी RT गैस कांस्टेंट और ये T टेम्परेचर, S-1 एक्सपोनेंशियल E एक्टिवेटेड एनर्जी अपॉन RT, ठीक है। इसको आप यहाँ पे देख लेना क्या क्या लिखा हुआ है, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, है ना, वही करने जानते हो आप लोग। अगर हम इसी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रेट कांस्टेंट में डाल देंगे तो रेट कांस्टेंट किसके किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट बराबर होगा आपका Z/F कोलिजन नंबर और अणुओं की संख्या, ठीक है, यही ना होगा जी। तो इसी को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, K1 मान लिया मैं रेट कांस्टेंट, ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है। K1 नहीं मानना चाहिए क्योंकि हमने वहाँ पे K1 K2 K3 इसको K मान लो, टोटल सीधा सीधा है ना जी, कहाँ लगे हो K1 K2 में, है ना। K मान लो, ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा, Z/F, Z यहाँ पे करोगे या यहाँ ऊपर लिखोगे बात बराबर है, F की वैल्यू को लिख दिए यहाँ पे एज इट इज, है ना, एज इट इज लिख दिए जी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, अरे क्या नाम है भाई उसका, हिंसलवुड है ना, ये हमारा हिंसलवुड थ्योरी के अनुसार क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने की बात है, गौर फरमाने की बात है, तो फरमाइए जरा सा गौर यहाँ पे। यदि एक्टिवेशन रेट ज़्यादा है तब K1/K' जो होगा, K'-1 का मान बहुत ज़्यादा आएगा। देखो एक्टिवेशन एनर्जी मान के चलो, एक्टिवेशन रेट ज़्यादा है, हम एक्टिवेशन रेट बोल रहे हैं ना भैया, यहाँ पे एक्टिवेशन रेट ज़्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल गति कर रहे हैं, टकरा रहे हैं ज़्यादा,
तो जो K1/K2 की है ना, तो K1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनने लगेगा अगर एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा कहीं सिस्टम में है तो। ठीक है, एक्टिवेटेड एनर्जी जो है ज़्यादा है तो क्या होगा, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे। अब एनर्जेटिक मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा बनेगा भाई, है ना। तो उसी को यहाँ पे ग्राफ खींचा गया है 1/K' के साथ में 1 एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये वो यूनिमोलिक्यूल है जिस पे रिएक्शन हो रहा है। एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो ये ग्राफ जो है देखो टेढ़ा आता है ना, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में। थ्योरेटिकल जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूला से, तो जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, सीधा आता है। तो ये डेविएशन हो गया, है ना। हिंसलवुड थ्योरी भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा है ना, प्रैक्टिकल के सामने। तो ये क्या होता है, सिस्टमेटिक ग्राफ या प्लॉट होता है 1/K1 वर्सेस 1/ एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तो वीडियो में मैं सोचता हूँ कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो फिर रिपीट कर लो भैया, रिपीट इट, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं धन्य हो गया जो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा, है ना जी। सो इसमें इतना ही, थैंक यू।